नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी पेडागोजी में महत्वपूर्ण चैप्टर भाषा शिक्षण विधियां के बारे में। यहां पर आपको दोस्तों 35 प्रश्न मिलने वाले हैं। टोटल मैंने यहां पर 70 प्रश्न लिए हैं और इसको मैंने दो पार्टों में विभाजित किया है। जो पहला पार्ट है इसमें 35 मिलेंगे, दूसरे में 35 मिलेंगे। टोटल आपको 70 प्रश्न मिलने वाले हैं और यहाँ प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पार्ट 1 समझ लीजिए। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न मिलेंगे दोस्तों वो काफ़ी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। आने वाले सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और टेट एग्जाम जो कि 2020 में आने वाली है उन सभी के लिए दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, अंत में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने इस तरीके से 35 प्रश्न या फिर टोटल 70 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारा एंड्रॉइड ऐप टेट सक्सेस आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपकी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का, जिसमें भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित 35 प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा भाषा साधन है। यहाँ पर आपको बताना है जो भाषा है वो किसका साधन है। यहाँ पर 4 विकल्प को नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा समय बर्बाद होता है, डायरेक्टली उसका आंसर बताऊंगा। इस समय में यदि आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को पुश करके भी अपना आंसर कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भाषा साधन है वो व्यक्तित्व के निर्माण का, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का और व्यक्ति की पहचान का, इन तीनों का ही साधन है भाषा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है। कुछ और दोस्तों इसमें इंक्लूड करवाना हो तो कमेंट्स के माध्यम से बोल सकते हैं कि सर इस प्रकार से वीडियो बनाइए, इस प्रकार से आपके हिसाब से ही यहाँ पर वीडियो बनाए जाएंगे। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार जरूर रखिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, बालकों के भाषा सीखने में रिक्तस्थान तथा रिक्तस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालकों की भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम कौन से। यहाँ पर आपको शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम को बताना है। 4 विकल्पों में से कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु। ये 3 आयाम होते हैं शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो 3 आयाम हैं अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु है, तो इन तीनों को याद आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप एग्जाम में बैठे तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व किसका नहीं है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है। यहाँ महत्व नहीं है भाषा शिक्षण में मातृभाषा का, क्योंकि जो मातृभाषा में शिक्षण होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में बाधक नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो विकल्प रहेगा वो हमारा सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय। यहाँ पर आपको मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय बताना है। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चे को उनकी माता की भाषा में शिक्षा देना, बच्चे को उनकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना, ये दोनों ही मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला और दूसरा दोनों ही होगा। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। यहाँ पर भाषा शिक्षण प्रक्रिया में क्या आवश्यक है इसके बारे में आपको बताना है 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समृद्ध भाषिक परिवेश, ये भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में जो आवश्यक है वो समृद्ध भाषिक परिवेश है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर रचनात्मकता का विकास, आत्माभिव्यक्ति, विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास, ये तीनों ही भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना रिक्त स्थान है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा
अध्यापक द्वारा छात्र की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना चयन का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? चयन का सिद्धांत है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से सुनना है, ध्यान से अपने माइंड में बिठाना है। तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। यदि इसकी PDF चाहिए तो हमारे ऐप से को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा BF स्किनर का संबंध है। यहाँ पर आपको BF स्किनर का संबंध किस सिद्धांत से है इसके बारे में आपको बताना है। सरल सा प्रश्न, काफी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये पुनर्बलन के सिद्धांत से संबंधित है BF स्किनर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत, बाल केंद्रित के सिद्धांत और जीवन समन्वय के सिद्धांत से संबंधित कौन है। इन तीनों विकल्पों का जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो साहचर्य का सिद्धांत का प्रयोग करता है अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है, वहाँ पालन करता है। यहाँ पर आपको बताना है वहाँ कौन से नियम का पालन करता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है, वहाँ पालन मनोवैज्ञानिक से तार्किक के नियम का करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का नियम नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है भाषा शिक्षण का नियम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से हमारा राइट आंसर होगा निश्चित से अनिश्चित की ओर ये भाषा शिक्षण का नियम नहीं है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर और विशेष से सामान्य की ओर, ये तीनों ही भाषा शिक्षण के नियम है। निश्चित से अनिश्चित की ओर ये भाषा शिक्षण का नियम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण सिद्धांत का चयन करता है, यहाँ स्पष्ट करता है। यहाँ किसको स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भाषा शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण सिद्धांतों का चयन करता है, यहाँ स्पष्ट करता है कि अध्यापक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। यहाँ पर भाषा शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है इसके बारे में आपको 4 विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्वयं का मूल्यांकन करने की योग्यता, छात्रों का मूल्यांकन करने की योग्यता और नवाचारों का ज्ञान, ये तीनों ही आवश्यक है भाषा शिक्षक के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यदि जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ तो कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं थोड़े समय के लिए टाइम दे दूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न हमारा भाषा शिक्षण में बाधक है। यहाँ पर बताना है भाषा शिक्षण में क्या बाधक है 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अध्यापक का आत्म केंद्रित होना और अध्यापक का शिक्षण विधियों से अनभिज्ञ होना, ये तीनों ही बाधक है भाषा शिक्षण में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला और तीसरा दोनों होगा। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न कब पूछा गया था। ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम किस पर बल देता है। यहाँ पर आपको बताना है सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ये बल संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा में अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, ये उद्देश्य अनिवार्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है
भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। यहाँ पर भाषा की कक्षा के बारे में बात हो रही है, कैसा माहौल होना चाहिए 4 विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जहाँ बच्चों को उसकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, ऐसा माहौल होना चाहिए भाषा की कक्षा का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में पूछा गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहाँ जो संदर्भ रहेगा वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं या फिर बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण के शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण के शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में से। प्रश्न वही है पर जो 4 विकल्प हैं उनको बदल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यह कथन सही नहीं है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, इसलिए यह कथन सही नहीं होगा भाषा शिक्षण के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए या फिर भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि किस बात पर बल देता है दोस्तों भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। यह भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन उचित नहीं है भाषा की प्रकृति के संबंध में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुकरण करती है। यहाँ उचित कथन नहीं है भाषा की प्रकृति के संबंध में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा का व्याकरण सीखना जरूरी नहीं है प्राथमिक स्तर पर भाषा का व्याकरण सीखा जाए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है या फिर उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्याकरण के नियमों को रटना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में ही संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है या फिर घर में संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षा में ही संभव है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वहाँ यहाँ पर आपको बताना है क्या दायित्व है भाषा शिक्षक का। 4 विकल्पों में से आपको बताना है। सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, यह दायित्व होता है भाषा शिक्षक का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या फिर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। यहाँ पर आपको बताना है किससे भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कठिन शब्दों के अर्थ पूछना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य, यहाँ पर आपको बताना है क्या अनिवार्य है भाषा शिक्षण में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समग्रवादिता दृष्टिकोण अनिवार्य है भाषा शिक्षण में। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, या फिर उन्हें अपनी अनुभव संसार से जोड़ सके। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यहाँ जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारा जो पार्ट 1 था भाषा शिक्षण विधियों से संबंधित 35 प्रश्नों का, वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जल्दी दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जरूर जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।